आप अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने ये सिंपोजियम, ये सेमिनार, ये चर्चा जो भी आयोजित की है, अगर हम एक भी अधिवक्ता तक ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं और वो उसका लाभ उठाता है तो प्रोग्राम कामयाब है। मैं पूरा समर्थन करता हूं और मैंने आपकी हौसला अफजाई में ये कहा था, जो मैं शेर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर साहब आप उससे प्रेरणा लें, बढ़ाएं सिंपोजियम को, आगे बढ़ाएं इस कारवा को। आपने भी उसे आगे बढ़ाया कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। ये सभागार ये आपको बाहर तक भरा हुआ ना दिखाई दे तब तक ये सिंपोजियम आयोजित होते रहने चाहिए। हर एक एक्ट की फाइलिंग बेहद आसान लगती है, परंतु आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एमएससी में जो नए रिफॉर्म्स आए हैं उनमें क्या सुधार हुआ है। सबसे पहला जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है लिमिटेशन का। पहले एमएससी में कोई लिमिटेशन फाइलिंग की नहीं हुआ करती थी और अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट जिन केसेस की कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ मैक्सिमम लिमिटेशन 3 साल मानी जा रही है। 3 साल तक आप एमएससी क्लेम फाइल कर सकते थे। हालांकि ये सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट है कि अगर आपके पास ऐसे युक्त कारण और रीजनेबल डाउट्स हैं जो आप क्लियर करते हैं तो कोर्ट 3 साल के बाद भी आपके एमएससी एंटरटेन कर लिया करती थी। लेकिन नए एक्ट में ये प्रावधान होके आया है कि एक्सीडेंट के विदिन 6 मंथ आपको जो है क्लेम पिटीशन फाइल करना ही होगा। ये मैंडेटरी है और अभी लेटेस्ट रूल केरला हाई कोर्ट का आया है जिसने बिल्कुल क्लियर कट ये कर दिया है कि 19 सितंबर 2022 से ये जो 6 महीने वाला लिमिटेशन पीरियड था ये एम्फेसाइज किया जाएगा, कोर्ट इसे एंटरटेन करेंगी। यानी ये मान लिया गया है कि एक्ट में जो नया प्रोविज़न जोड़ा गया है अब वो लागू हो गया है। अब आपकी अवधि दायरे की वो एक्सीडेंट की डेट से, नॉट चार्जशीट, एक्सीडेंट की डेट से वो आपकी 6 महीने की है। यानी जिस दिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके किसी जो भी पक्षकार होता है और एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी एक्सीडेंट की तिथि से उसमें जो वर्ड आया है बड़ा टेक्निकल वर्ड है, डेट ऑफ एक्सीडेंट। आई एम राइट अध्यक्ष जी? वो डेट ऑफ एक्सीडेंट जो है यानी जो दुर्घटना की तिथि है उससे 6 महीने तक आप अपना क्लेम पिटीशन फाइल कर देते हैं। ये तो दायरा हो गया। दायरा होने के बाद में अब पहले चूंकि अलग अलग एडीजेज कोर्ट में चला करते थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में एक एक ट्रिब्यूनल बना दी गई है। अब ट्रिब्यूनल कहते हैं उनको अभिकरण, वहाँ से वो कोर्ट नोटिस इशू करती है, दूसरी पार्टी उसमें अपना WL देती है। बाकायदा ये सेमी सिविल सेमी क्रिमिनल होते हैं ये एमएससीटी के जो पिटीशन होते हैं, और इसमें जो है जब उनके WS आ जाते हैं तो इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं कि किन किन मुद्दों पे मुकदमा चलने योग्य है और चलना चाहिए। जब इशू फ्रेम हो जाएंगे तो आपको अपनी तरफ से फैक्टम ऑफ एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट के जेन्युइननेस को साबित करने के लिए एविडेंस देनी पड़ेगी। कोर्ट उस एविडेंस को कंसीडर करेगी, अपोजिट पार्टी की एविडेंस लेगी, देन आपका अवार्ड होगा। ये एक प्रक्रिया है कि अवार्ड तक की प्रक्रिया है कि भाई अदालत में विद इन टाइम फाइल कर दिया, नोटिस इशू हो गए, दूसरी पार्टी एपीआर आ गई और उन्होंने अपने WS फाइल कर दिए, आपके इशू फ्रेम हो गए, आपने अपनी एविडेंस प्रोड्यूस कर दी, कोर्ट ने विपक्षी की एविडेंस में लगा के विपक्षी की एविडेंस लेके कंक्लूड करके अपना फाइनल जजमेंट दे दिया और आपका अवार्ड पास कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक मामले में अवार्ड पास हो जाते हो, कुछ अवार्ड जो है मेरिट पे खारिज भी हो जाते हैं।
जब आपका अवार्ड पास हो जाता है तो कोर्ट उसमें एक टाइम पीरियड जरूर देती है विपक्षी को। वो विपक्षी चाहे बीमा कंपनी हो, गाड़ी मालिक हो या ड्राइवर हो। एक बात कि बहुत से लोग, जैसे एसेंशियल पार्टी है, बिल्कुल बनाना जरूरी है कि भाई ड्राइवर को पार्टी बनाया जाए, गाड़ी मालिक को पार्टी बनाया जाए। वो वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत आते हैं। ड्राइवर वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत आता है, गाड़ी मालिक डायरेक्ट ओनरशिप होने के नाते पार्टी बनना है, और बीमा कंपनी उसको सेटिस्फाई, जो कोर्ट अवार्ड पास करेगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए बीमा कंपनी की लीगल लायबिलिटी, इसलिए वो पार्टी बनाए जाते हैं। ठीक है। इन दैट केस किसी के खिलाफ भी अवार्ड पास किया गया हो, अब आपको उस पैसे की प्राप्ति कैसे करनी है, आपको उसे कैसे उठाना है, ये भी एक बड़ा इशू है। टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद में इसके आगे थोड़ा टेक्निकल मामला है। आपको एक रिपेमेंट एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी होती है, और वो रिपेमेंट एप्लीकेशन पे कोर्ट जहाँ पैसा जमा है, चूँकि पैसा आमतौर पे एमएसी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अकाउंट में ही जमा होता है, वहाँ से रिपोर्ट बहुत से मैंने ये देखा है एमएसी में कि हमारे साथी अधिवक्ता बंधु अपना अवार्ड तो पास करा लेते हैं, लेकिन जब रिपेमेंट डालते हैं तो रिपेमेंट पे उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर से क्या कहना चाहिए, क्या प्रेयर करनी चाहिए, इस पे अक्सर उनसे शब्दावलियों में गलती हो जाती है। पहला, जब आपकी रिपेमेंट एप्लीकेशन डल गई तो सबसे पहले वो रिपोर्टिंग में जाएगी। रिपोर्टिंग मीन्स के पैसा जमा है पीओ के अकाउंट में या नहीं है। सबसे पहले कैशियर रिपोर्ट आएगी कि पैसा ये पीओ के अकाउंट में जमा है या नहीं है। उस पहले बैंक से आएगी, आई एम सॉरी टू से, सबसे पहले बैंक से आएगी कि पैसा जमा है, फिर पीओ लगाएगा। उसके बाद उसमें एक रिपोर्ट पहले तो लगवाई जाती थी, अब भी लगवाते हैं, कि वेदर कोई पार्टी, कोई हाई कोर्ट तो नहीं चली गई, कोई अपील या कोई और लिटिगेशन तो पेंडिंग नहीं है। ये सब रिपोर्ट क्लियर होने के बाद में आपको पैसा दे दिया जाता है। ठीक है। और जब आपका पैसा मिल जाता है तो उसमें इससे आगे भी एक स्टेप्स है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, पहले भी होता था, आज भी चल रहा है, कि सारा पैसा, पहले जो एमएससी की कोर्ट होती थी उनके सामने कुछ शिकायतें अलग अलग जिलों में आई, कुछ हाई कोर्ट में गई, कुछ गई कि पार्टियों ने, मान लिया किसी की विधवा है, उसने पैसा ले लिया, जाके कहीं और घर बसा लिया, तो अब ये कर दिया है, एक वेल सेटल्ड कर दिया है कि भाई इतने % की आप एफडी बना दें और इतने % नकद दे दें। तो एफडी वो जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोर्ट की होती है, और जब वो एफडी पूरी हो जाती है तो देन यू हैव टू फाइल अनदर एप्लीकेशन इन एमएसीटी। आप एक अलग एप्लीकेशन देके उस पर परमिशन ग्रांट कराएंगे। लीगल तो ये है, और बैंक मैनेजर से सेटिंग है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें ना एमएससी कुछ कर सकती। ठीक है। उस पर कोर्ट परमिशन कर देती है, आपका वो पैसा भी रिलीज हो जाता है। लेकिन ये देखने में जितना आसान लगता है इतना है नहीं। और अब तो ये स्थिति है कि जब से एक एमएससी कोर्ट आई है, या एग्जिस्टेंस में चूंकि एक कोर्ट है और अदालतें 21 काम कर रही थी, 21 कोर्टों का काम जब एक कोर्ट में आ जाएगा, जाहिर सी बात है डेटिंग लिस्ट भी लंबी होती चली जाएगी, एविडेंस की स्टेज भी लंबी होती चली जाएगी, है ना। इतना आसान नहीं है। फिर भी मेरी जितनी सूक्ष्म जानकारी थी मैंने आप सब विद्वान लोगों के सामने वो बता दी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर साहब को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इनकी शान में एक शेर कहूँगा, इस निराशाजनक माहौल के बाद भी, कि कहीं ना कहीं हम लोग वाकई नहीं सीखना चाहते, जानना नहीं चाहते, लॉ अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब और जिला बार एसोसिएशन के प्रयासों को अपने शब्दों से सराहना देना चाहता हूँ। ज़रा देखें कि हवाओं से कहो कि खुद को आजमा के दिखाएं, बहुत चिराग बुझाती हैं एक जला के दिखाएं। तो डॉक्टर साहब आप एक चिराग जला रहे हैं विपरीत हवाओं में, इसे ऐसे ही कैरी ऑन रखिए। धन्यवाद। मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय अगर जवाब दे तो ज़्यादा बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपकी जानकारी सूक्ष्म नहीं है, बहुत व्यापक जानकारी है। आपने विषय पर बहुत ही गहराई से प्रकाश डाला है। मैंने शुरुआत में कहा था इस कार्यक्रम के